सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपको संस्कृति क्या है, जो रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान रचनाकार के द्वारा लिखा गया है, उसका सारांश मैंने बताया था। उसी सारांश बताने के क्रम में मैंने छोटा नागपुर के जनमानस यानी आदिवासी जनता का उदाहरण रखते हुए संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताने का प्रयास किया है। आज हम उसी से आगे चलते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि यूरोपीय परिभाषा के अनुसार मनुष्य या ऋषि मुनि सभ्य भले ही न समझे जाएं, लेकिन वे महान सुसंस्कृत थे, क्योंकि उन्होंने हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण भी किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए लेखक ने बताया है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति एक दूसरे से प्रभावित होकर साथ साथ होती है। लेखक ने इस बात को दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम एक मकान बनवाते हैं, मकान जब बन जाता है तो वह सभ्यता कहलाती है, लेकिन जिस नक्शे के आधार पर हम उसे बनवाते हैं वह हमारी सांस्कृतिक रुचि पर निर्भर करता है और उसे ही हम संस्कृति कहते हैं, क्योंकि वह हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। अतः हम देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हुई विकसित होती जाती हैं। लेखक संस्कृति और प्रवृत्ति अथवा प्रकृति यानी संस्कृति और आचरण, व्यवहार, स्वभाव के आधार पर भी अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे क्रोध करना मनुष्य की प्रवृत्ति होती, मनुष्य का आदत होता, मनुष्य के अंदर का एक असामान्य गुण होता, लेकिन उसका नियंत्रण करना हमारी संस्कृति होती है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि हमें अपने दुष्प्रवृत्तियों यानी गलत आदतों पर नियंत्रण करने की शिक्षा देते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस मनुष्य में सभ्यता तो हो, लेकिन अगर संस्कृति का अभाव होता, मानवीय गुणों का अभाव होता, तो वे मनुष्य भी पशु के समान ही समझे जाते हैं। यानी पशु और वैसे मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह। यहाँ मद शब्द का हम विश्लेषण करते हैं। मद में होता है घमंड, नशा। इसीलिए उन्होंने समझाया कि काम यानी इच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मद, नशा यानी घमंड और मोह यानी लगाव। अगर ऐसे अवगुण मनुष्य के अंदर हैं तो मनुष्य को इसे अपने बस में रखना चाहिए, न कि मनुष्य को उन अवगुणों के अधीन हो जाना चाहिए। लेकिन होता प्राय वही है कि हम उसी अवगुणों के अधीन हो जाते हैं और गलत काम करने को हमेशा उद्यत रहते हैं।
तैयार रहते हैं। इन अवगुणों पर जो जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति सभ्यता के अंदर समाहित होती है, जैसा मैंने ऊपर में पढ़ा, और उसी के निष्कर्ष तौर पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि संस्कृति सभ्यता के अंदर समाहित रहती है। वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वह दर्शनीय वस्तु है ही नहीं। जिस तरह दूध में घी, फूल में गंध, सूर्य में किरण, किरण में गर्मी, जल में ठंडक, ये सभी उन वस्तुओं में छिपी हुई होती है जिसे हम देख नहीं पाते। उसी तरह सभ्यता में भी संस्कृति छिपी रहती है। संस्कृति सभ्यता से अधिक टिकाऊ होती क्योंकि संस्कृति हमें विरासत के रूप में मिलती है, जबकि सभ्यता हमारे विचारों से प्रभावित होकर क्षण क्षण बदलती रहती है। सभ्यता की वस्तुएं टूट सकती हैं, पर संस्कृति का विनाश सरलता से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि 7 पुस्तों के बाद अगर संस्कृति बदलती है, यानी दयालु व्यक्ति कठोर हो जाता, निर्दयी हो जाता, उदार व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति लोभी हो जाता, तो ऐसा होने में 7 पुष्ट बीत जाते हैं। सभ्यता के उपकरण जल्दी से जुटाए जा सकते हैं, पर इनके उपयोग के लिए उचित संस्कृति तुरंत नहीं आ सकती। कोई व्यक्ति किसी कारण से धनी हो सकता है अथवा किसी ऊंचे पद पर किसी प्रकार पहुंच सकता है, पर उच्च जीवन के तौर तरीके समझने में उसे समय लगते हैं। ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर पहले से अधिक विनम्र नहीं हो पाता तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कई कवियों ने इसका उदाहरण दिया है कि फल से भरा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है। रहीम कवि ने ही संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरातरी। यानी वृक्ष अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता, और नदी अपने जल को इकट्ठा कर स्वयं के उपयोग में कभी नहीं लाती। उसी तरह महात्मा भी, साधु भी अपने धन का, अपने गुण का अपने अंदर गुप्त नहीं रखते, बल्कि उसे संचारित करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। ज्ञान बांटने की चीज होती है। संस्कृति की रचना 10, 20 या 150 वर्षों में नहीं की जा सकती। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उन सभी से उस समाज की संस्कृति उत्पन्न होती है। हमारे सभी कार्यों में उठने बैठने के तरीके, घूमने फिरने, हंसने रोने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति जब बात करता है तो उसके एक एक वाक्य में विनम्रता, परोपकारिता, करुणा स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें संस्कृति का अभाव हो, वह सुसभ्य भले हो सकता है, वह उच्च कुल का भले हो सकता, उच्च वर्ग का भले हो सकता, लेकिन उसकी वाणी में वह मिठास, वह विनम्रता, वह मधुरता नहीं रहती, वह दुष्ट ही कहलाता है। संस्कृति वास्तव में जीने का एक तरीका है जिसे एक समाज कई सदियों में अर्जित करता है। पिछली पीढ़ियों से सीखे संस्कार तथा जीवन में हम जो संस्कार सीखते हैं वे भी हमारी संस्कृति के अंग बन जाते हैं। हम अपनी संस्कृति की यह धरोहर आगामी पीढ़ियों को सौंपते हैं और यह हमारे जीवन में व्याप्त है, जिसकी रचना एवं विकास में अनेक शताब्दियों के अनुभव का हाथ होता है। आज हम धन कमाते हैं, केन प्रकारे उच्च वर्ग में समाज के सुसभ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आने के लिए अनेक दुर्गुणों की सहायता से, अनेक तरह के कुकर्मों की सहायता से धन इकट्ठा करते हैं, सुंदर सा मकान बनाते हैं, हर भौतिक सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर कि आने वाली पीढ़ी इसका उपभोग करेगी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या आने वाली पीढ़ी सही में उसका उपयोग कर पाएगी? क्योंकि अगर उसमें संस्कृति का अभाव है तो वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाएगा। तो लेखक ने कहा है कि हम इस धरोहर को जो हमारे जीवन में व्याप्त है, जिसकी रचना एवं विकास में अनेक शताब्दियों के अनुभव का हाथ है, संस्कृति हमारे साथ जन्म जन्मांतरों तक चलती है। कहा जाता है कि हमारे इस जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही हमारा पुनर्जन्म होता है। अगर हमारे अंदर सभी मानवीय गुण धरोहर के रूप में मौजूद हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुसंस्कृत बनेगी, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अतः संस्कार या संस्कृति शरीर का नहीं, आत्मा का गुण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, जबकि आत्मा किसी भी तरह नष्ट नहीं होती। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न जलती है, न काटी जा सकती है, न पानी में भिगाई जा सकती है, न हवा में सुखाई जा सकती है। यह तो अमर होती है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक स्वरूप होता ही नहीं, यह वस्तु होती ही नहीं। संस्कार या संस्कृति शरीर का नहीं, आत्मा का गुण होता है। सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, जबकि हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कल्पना कीजिए, आपने आज यह सोचकर पेड़ लगाया कि हम इसका फल खाएंगे, लेकिन क्या निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि आप उसका फल खाएंगे? क्योंकि अगर कहीं आपकी मौत हो गई, आपका यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला गया, तो शायद आप उसका फल नहीं खा पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। आदिकाल से अनेक विद्वानों ने हमारे लिए काव्य एवं दर्शन शास्त्र की रचना की। कुछ कलाकारों ने अनेक मूर्तियां का चित्र हमारे लिए बनाए, वे हमारी संस्कृति के रचयिता थे। जिस रूप में उन्होंने शासन किया, जिस रूप में वे पूजा करते आए, जिस रूप में वे कपड़े
जेवर पहनते और घर के विभिन्न सामानों का निर्माण करते आए, मंदिर और मकान बनाते आए, त्योहार मनाते आए, शादी और श्राद्ध करते आए, यहाँ तक कि परिवार पड़ोसी का संसार से मित्रता और दुश्मनी का जो भी सलूक करते आए हैं वह सब हमारी संस्कृति का ही अंश है। क्योंकि वह कला जो घर बनाने की कला हो, मंदिर बनाने की कला हो, मित्रता निभाने की कला हो, शादी और श्राद्ध करने की एक रीति हो, यह सभी पीढ़ियों तक चलती आती है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय, संग्रहालय, नाट्यशाला, सिनेमा घर ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और हमारे चरित्र की छाप पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जिस तरह का होगा उसी तरह का परिवार होगा, और जिस तरह का परिवार होगा उसी तरह का समाज होगा, जिस तरह का समाज होगा उसी तरह के देश का निर्माण होगा। क्योंकि देश से मनुष्य नहीं होता, समाज से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य से समाज होता है। संस्कृति आदान प्रदान से परिपुष्ट होती है। जैसा मैंने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसी तरह संस्कृति का भी संचार होने से संस्कृति का विस्तार होता। जब दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा मित्रता और दुश्मनी के कारण मिलते हैं तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। आज यह देखने योग्य है कि हम अपने पिता और माता का जिस शब्द से प्राचीन भारत में आदर करते आए थे, आज अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया तो 200 साल के शासन में उन्होंने पिता को पापा, डैड और माता को मम्मी और मॉम बना दिया। यह सभ्यता है जो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। इसे हम संस्कृति कभी नहीं कह सकते। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो दावा कर सके कि उसकी संस्कृति दूसरों के प्रभाव में नहीं आती। कभी कभी आ भी जाती है, इसलिए हम बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति दूसरों से प्रभावित नहीं होती। जो जाति केवल देना चाहती है, देना जानती है और लेना नहीं, अर्थात दूसरी जातियों की अच्छी बातें ग्रहण करना नहीं जानती, उसका दिवाला निकल जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के गुणों को लेना चाहिए, उसके अवगुणों को नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरों के अवगुणों को लेना ही श्रेयस्कर समझते हैं, क्योंकि उन अवगुणों को ग्रहण करने में मेहनत कम लगता है, जबकि उस गुणों को ग्रहण करने, आत्मसात करने, उस गुणों को अपनाने और उस गुणों पर चलने में मनुष्य बहुत अधिक कष्ट पाता है। जिस संस्कृति में समन्वय की भावना होती है वह सदा तरोताजा बनी रहती है। लेखक ने कुछ उदाहरणों से अपनी बात समझाई है। जब अंग्रेजी भाषा में शैली और किट्स जैसे कवि हुए तब उससे भारत भी प्रभावित हुआ और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि पैदा हुए। भारत में महात्मा बुद्ध हुए और दूसरे देश में ईसा मसीह। अगर मुसलमान भारत में आए होते तो शायद उर्दू भाषा का जन्म ही न होता, न ही मुगल कलम की चित्रकारी का भारत में जन्म होता। आज जो विशाल अट्टालिकाएं विभिन्न कलाओं से सुसज्जित होती हुई दिखाई पड़ती हैं, वह मुगलकालीन भारत की ही देन है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि यूरोप से भारत का संपर्क न हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव बहुत देर से पड़ता। गांधी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद जैसे समाज सुधारकों को भी अपने अपने क्षेत्र में अपने विचारों को प्रेरित करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। अतः आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही संस्कृति कहा जाता है। लेखक का मत है कि जब
दो देश मिलते हैं तब चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं अपितु सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज से प्रभावित होकर दूसरे देशों में भी उसी मानसिकता के महात्मा और दार्शनिक उत्पन्न हो जाते हैं। एक देश में किसी नए धर्म के प्रचार का प्रभाव दूसरे देशों के धार्मिक विचारों पर भी पड़ता है। उससे पूजा पद्धति, रीति रिवाज सब कुछ बदल जाती है। प्राचीन जगत में बहुत से देवी देवता अनेक जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह एकत्रित हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से वह जाति अधिक शक्तिशाली होती है, जिसमें अनेक देशों की संस्कृतियों का समावेश होता है। भारत की संस्कृति इसमें सबसे आगे है, क्योंकि इसमें अनेक संस्कृतियों को समाहित करने की शक्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में सूक्ष्म भेद अवश्य होता, लेकिन संस्कृति ही सभ्यता के निर्माण में सहायक होती है। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।